के होते हैं, लेकिन जब लोगों के मन में ईर्ष्या और भेदभाव घर कर जाए तब रिश्ते में दरार पड़ना लाजमी होता है। इस घर की कहानी भी कुछ ऐसी है। एक ननद ने सास बहू के रिश्ते में एक दीवार ऐसी पैदा करनी चाहिए कि वो एक साथ ना रह पाए। गीता हमेशा अपनी भाभी की बहू से जलती थी। वो हमेशा कुछ न कुछ बोलकर कान फुसफुसाती रहती थी और बहू को बोलती ही रहती थी। और अब बहू को झाड़ू लगाते देख गीता अपनी भाभी की कान में फुसफुसाने लगती है, भाभी जरा देखो तो अपनी इस बहू को, सूरज सर पे चढ़ाया है और ये महारानी अभी झाड़ू लगा रही है। हमारे जमाने में हम तो सूरज निकलने से पहले ही कोना कोना चमका देते थे घर का और सारा काम करके फ्री हो जाते थे। और आजकल की बहुएं काम करके ही राजी नहीं है। मुझे तो भाभी ये लगता है कि तुम्हारी बहू ने तुम्हें मुट्ठी में कर लिया है। भाभी तुम साफ मन की हो ना, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं दिखता। कल मैंने देखा कि पड़ोस वाली भाभी जी आई थी, तब उनसे ये कैसे चढ़ चढ़ के बातें कर रही थी। उनसे कह रही थी कि सारा घर का काम मैं ही करती हूँ और सब बागडोर मैंने ही संभाल रखी है। ऐसे तो लगता है भाभी जैसे हम तो खाना ही खाते हैं दिन भर, सिर्फ रोटियां तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। तुम सच कह रही हो गीता, मैं भी इसके रंग ढंग कुछ दिनों से बदलते देख रही हूँ। जब ब्याह करके आई थी तो कितनी सीधी थी गाय की तरह, और अब जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। हाँ भाभी, तुमने ये बिल्कुल सही कहा। पहले इसकी जुबान बिल्कुल भी नहीं चलती थी और अब देख लो कैंची की तरह पटर पटर चलती ही रहती है। मैंने इसे अपनी बेटी समझा, शायद इसी का इसने फायदा उठाया। अब तो मेरी सुनती ही नहीं है। और मुरली मुरली भी अब मेरी नहीं सुनता। मुरली तो इसी की सुनता है। कल रात को ही देखो, मैंने उसे बोला कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, जरा दवाई ला दे। उसने बात को अनसुना कर दिया। इसी ने कुछ पट्टी पढ़ाई होगी। भाभी अब तो तुम्हें कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे सब कुछ अपने वश में कर लेगी। गीता तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज अगर ये हाल है, कल को तो ये मुझे घर के किसी कोने में पुरानी रद्दी की तरह फेंक देगी। चंपा काम करते करते रुक जाती है। वो बातें सुन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसके चेहरे पे उदासी छा जाती है। फिर वो आंसू पोंछती है और अपने काम में लग जाती है। फिर अपने मन में ही सोचती है, हे भगवान, ये बुआ जी को मुझसे कैसा वैर है जो माँ जी को मेरे खिलाफ भड़का रही है। मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मैं तो हमेशा इस घर को अपना मंदिर मानती हूँ और सास ससुर की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन ये बुआ क्यों मेरी सास को भड़का रही है। चंपा खाना बना रही है और गीता रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। अरे महारानी, और कितनी देर लगेगी खाना बनाने में? ये भी खेत से आने वाले होंगे और मुरली भी आता होगा। तुम्हारा खाना नहीं अभी तक बना? आज तुम्हारा इरादा हम सबको भूखा मारने का है। जब देखो तब कछुए की चाल चलती रहती हो। सही कहती है गीता कि तुम्हारे हाथ पाँव में तो जान ही नहीं है। कामचोर हो चुकी हो, कोई भी काम नहीं करना चाहती हो। और सुनो, आज सब्जी में घी थोड़ा ज्यादा डालना। मैंने देखा है तुम चुप चुप के घी सारा बचा के अपनी मायके भिजवाती हो। इस घर का दाना दाना रमेश बाबू के खून पसीने की कमाई है। वो कितना मेहनत से कमाते हैं और तुम सब उड़ाती रहती हो। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं कि मैं घी चुरा के मायके भिजवाती हूँ? माँ जी, ये आप कैसे सोच सकती हैं? मैंने हमेशा से इस घर को अपना मंदिर माना है। और माँ जी, जिस घर को मैं मंदिर मानूं, वहाँ पे मैं चोरी करूँगी? माँ जी, आप मुझे मार लीजिए, गाली दे दीजिए, पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। आज बुआ जी ने आपसे कुछ कहा होगा, मैं जानती हूँ, लेकिन माँ जी, आप मेरी माँ समान हैं। क्या एक माँ अपनी बेटी पे भरोसा नहीं कर सकती? खाना बनाने में देरी तो इसलिए हो गई कि आज गाय बीमार थी, उसको काढ़ा बना के दे रही थी। अभी तक मैंने आराम तक नहीं किया माँ जी, और आप मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रही हैं। माँ जी, मेरे हाथ देखिए माँ जी, रोटियां सेकते सेकते हाथ जल गए हैं। माँ, मेरे हाथ जल जाने पे मैंने उफ तक नहीं किया ताकि आपको और बाबूजी को भूखा न रहना पड़े, और आप मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रही हैं। माँ, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे डांट पड़ी, मुझे तो ये दुख हो रहा है कि मेरी माँ मुझ पर विश्वास नहीं कर रही। सविता कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है।
वो अपनी बहू के जले हुए हाथ देख के सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर उसे अपनी ननद की कटुर बातों का ध्यान आता है। फिर वो अपनी बहू के जले हुए हाथ को अनदेखा करके उसको सुनाने लगती है। बस बस, ये नाटक मेरे सामने मत कर। ये सब नाटक मुरली के सामने करना, वो ही तेरी बातों से पिघलता है, मैं नहीं। मुझे बातों से पेट नहीं भरना, रोटियां लेकर आओ बाहर। सविता गुस्से में बोलकर चली जाती है। चंपा यह सोचकर सिसक सिसक के रोने लग जाती है कि आखिर उससे क्या गलती हो गई जो उसकी सास ऐसा बर्ताव कर रही है। चंपा, मैं काम पर से थका हारा आता हूँ और घर पे माँ तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ कहती है। आज भी घर में कुछ हुआ है क्या? बुआ तुम्हारे बारे में अलग कहती हैं। माँ बोलती है कि तुम अब बहुत जबान चलाने लग गई हो। बाबूजी अब बहुत चुप चुप रहने लग गए हैं। इस घर में कलेश इतना होने लग गया है, अब तो मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से घर छोड़कर चला जाऊँ। अब तुम ही बताओ, मैं किसकी सुनूं? मैं तो इस घर में पिस गया हूँ। ना तो मैं इधर का हूँ, ना उधर का। अब तो मेरा मन कर रहा है मैं कहीं दूर चला जाऊं। आखिर क्या कमी रह गई हमारे रिश्ते में? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतना मत सोचो। भागना किसी समस्या का हल नहीं होता। इतने छोटे मोटे कलेश तो हर घर में होते ही हैं। और आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। देखिए, माँ जी अभी बुआ जी के प्रभाव में है। पहले माँ जी कितनी अच्छी थी, हर बात में हाँ में हाँ मिलाती थी, मुझे प्यार करती थी। और अब बुआ जी के कहने पर मुझे हमेशा डांटती हैं, ताने मारती हैं। अब इसमें उनकी गलती नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। बुआ जी ने उनको कुछ बोला है, शायद उनको असुरक्षा महसूस हो तो होगी। अब इतनी छोटी छोटी बातों से कहीं दूर तो नहीं जाना चाहिए ना। समय सबसे बड़ा मरहम होता है। सुनिए जी, आप अपने सिर्फ काम में ध्यान दीजिए और बाकी घर का मैं संभाल लूंगी। आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा वक्त भी तो आएगा। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। और वैसे भी जी, जिस दिन माँ जी को मेरी अच्छाई दिखेगी उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रिश्ता कांच की तरह होता है, अगर एक बार चटक जाए ना तो दोबारा जुड़ नहीं पाता। हाँ, तुम मेरे घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ। जी, आप बेफिक्र रहिए। मैं इस घर की नींव हूँ और नींव का काम क्या होता है? जड़ को मजबूत रखना। तो मैं इस घर की नींव बन के अच्छे से सब कुछ संभाल लूंगी और हमेशा हम लोग एक रिश्ते में बंधे रहेंगे। अब चंपा ने अपनी सूझबूझ से अपने पति को तो संभाल लिया। क्या समय गीता की आंखों से ईर्ष्या का पर्दा हटा पाएगा, या फिर सविता की साजिशें इस परिवार को पूरी तरह से रद्द कर डालेंगी? गीता कहाँ से आ रही है? हाँ, बैठ मेरे पास। हाँ भैया, वो थोड़ा बाहर गई थी। वैसे भैया, आप यहाँ अकेले उदास क्यों बैठे हैं? क्या करूं गीता, खेत से आ रहा हूँ। बहुत थक गया हूँ। आजकल खेत में बहुत गर्मी लग रही है। धूप इतनी कड़क हो जाती है कि काम करते करते पसीना छूट जाता है। वैसे भैया, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। आपको एक बेटे के रहते हुए इतनी उम्र में आपको काम नहीं करना चाहिए। ये दिन तो आपके बैठ के खाने वाली है। क्या उनको शर्म नहीं आती आपसे काम करवाते हुए? अरे नहीं गीता, वो तो मुझे मना ही करता है, लेकिन मैं शुरू से खेती करता आया हूँ तो मुझे ये आदत है और मेरा मन भी लगा रहता है उसमें। वैसे भैया, तेरी बहू ने कुछ पूछा कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तो मैं आया ही हूँ। तेरी बहू ना भैया बहुत कामचोर है। दिन भर खाली इधर उधर मटकती रहती है। काम तो इतना धीरे करती है, सुबह का खाना हमें दोपहर को मिलता है। और तेरा बेटा मुरली जोरू का गुलाम है। अगर एक जगह बोल देना कि खड़े रहो तो वहीं खड़ा रहता है, हिलता नहीं है वहां से। वैसे कल भैया मैंने रात को ना दोनों की बात सुनी। दोनों अपना अलग घर लेने के प्लान बना रहे हैं। क्या? अलग घर? हाँ भैया, मैंने उससे कल मुरली से कहते हुए सुना कि अलग घर ले लो, मुझे यहाँ पे रह के किचकिच सुनना अच्छा नहीं लगता। भैया, अगर घर बट गया ना तो हमारी नाक कट जाएगी पूरे गांव में। बहू ऐसे कैसे बोल सकती है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। इतनी भोली भाली बहू है।
वो ऐसे कैसे बोल सकती है? मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। उसने तो आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की, तो घर तोड़ने की बात कैसे कर सकती है? क्या भैया, आप भी हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। भैया, आप तो बहुत भोले हो। आपको क्या पता, अंदर ही अंदर बहुत खिचड़ी पकाई है। मैं तो आपकी बहन हूँ। ये काम बताना मेरा था और समझ के आपको चलना है। भैया, भाभी को तो उन्होंने पहले ही पागल घोषित कर दिया है और अब आपकी बारी है। मुझसे ये आपका हाल देखा नहीं जाता। ये सब सुनकर रमेश अब गुस्से में आ जाता है और पूरे परिवार को बुलाता है। गीता, बहू, मुरली, इधर आओ। जी बाबूजी, आपने सबको क्यों बुलाया? मैंने इस घर को खून पसीने से सींचा है। मैंने तो ये सोचा था कि बुढ़ापे में तुम लोग मेरा सहारा बनोगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही साजिश पक रही है। तुम लोग इस घर का बंटवारा चाहते हो। चंपा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना था और तुम मुरली को अलग घर लेने के लिए भड़का रही हो। ऐसी क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? पिताजी, ये सब झूठ है। आपको ये सब किसने कहा? तेरी बुआ ने कहा है। वो क्या झूठ बोलेगी? उसने तो मुझे भी पहले कहा था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम लोग घर तोड़ने की बात कर रहे हो। सुनिए जी, इनको बोल दीजिए अगर इन्हें अलग रहना है तो आज ही इस घर से निकल जाएं। मैं रोज रोज घुट के नहीं रह सकती। चंपा बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। आखिरकार उनको घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। गीता दोनों को जाते हुए दरवाजे से खड़ी होकर कुटिल मुस्कान में हंसती रहती है। चंपा, चलो शहर चलते हैं। अब यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है। जिस घर में हमें इतना बेइज्जत करके निकाला गया हो बिना कसूर के, उस घर पे हम नहीं रह सकते। चंपा, हम शहर चलते हैं। अब वहीं पे अपना दुनिया बसाएंगे। नहीं जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर हम शहर चले जाएंगे तो माँ बाबूजी को कौन देखेगा? हम घर के पीछे कोठरी में रहेंगे। अगर माँ बाबूजी को इस हालत में हमारी जरूरत पड़ी तो हम शहर से इतना जल्दी नहीं आ पाएंगे। कम से कम यहाँ दूर से उनको देख तो पाएंगे। मंदिर में देवता होते हैं, हम उनके दर्शन कर पाएंगे और ये घर हमारा मंदिर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उनकी फिक्र कर रही हो, और वो ये लोग सोचते ही नहीं तुम्हारे बारे में कुछ। अरे चलिए आप, कम से कम माँ बाबूजी को हम दूर से देख तो सकेंगे। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपमान का घूंट पीकर भी जो अपनों की भलाई सोचे वही सच्चा रिश्ता निभाता है। चंपा ने स्वाभिमान से ज्यादा सेवा को चुना और यहीं से शुरू हुई असली परीक्षा। अब वो अपनी नई दुनिया बसाने के लिए एक टूटे हुए घर में आ चुके थे, जहाँ पर रहने को कुछ भी नहीं था और ना खाने को कुछ था। चंपा, तुम घर की सफाई करो और मैं ऊपर से पलंग वगैरह लेकर आता हूँ, और बाहर जाऊंगा तो कुछ खाने पीने का सामान ले आऊंगा। चंपा इस घर को पूरे अच्छे से साफ करती है और मुल्ली उसकी हर काम में मदद करता है। वो लोग इस घर को रहने लायक बनाते हैं। अब चंपा खाना बनाने लगती है, लेकिन सोच सोच के उसका मन बहुत दुखी होता है कि उसकी सेवा में क्या कमी रह गई जो माँ बाप ने घर से निकाल दिया। चंपा को घर से निकालने के बाद गीता अब अपना असली रूप दिखा रही थी। रसोई अब पहले जैसी नहीं थी। सुबह का खाना भी दोपहर को लेट बनता था। कोई साफ सफाई नहीं होती थी। चंपा के घर जाने से ये घर एकदम सुनसान वीरान हो चुका था। अब सविता आती है और ये हाल देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही गीता रसोई में आती है, रसोई का ये हाल देखकर वो आग बबूला हो जाती है। गीता, अरे ओ गीता, क्या हुआ भाभी? क्यों चिल्ला रही हो? तुम यहाँ फोन पर लगी हो और ना सब्जी कटी है ना बर्तन धुले हैं। 3 दिन से देख रही हूँ, बर्तन कहीं इधर फेंका हुआ है तो कहीं उधर फेंका हुआ है। तुम काम नहीं कर रही हो? यहाँ पे तुम फोन पे लगी हुई हो, मैं आवाज लगा रही हूँ फिर भी तुम अनसुना कर रही हो मेरी बात का। अब ये सब सुन के गीता का गुस्सा ऊपर आसमान पर चढ़ जाता है। भाभी, ये कैसी बात कर रही हैं आप मेरे से? भाभी, मैं चंपा नहीं हूँ जो चुपचाप इस घर का काम करती रहूं। चंपा को इतनी मुश्किल से मैंने घर से निकाला है और मैं इस घर का काम भी करूं? तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं क्या? अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं क्या करूं?
मैं ये काम नहीं कर सकती। तुम्हारे भी तो हाथ पैर हैं, तुम भी तो कर सकती हो। मेरे नाम का तो है नहीं सब कुछ। बुढ़ापा आया है, तुम्हारे हाथ पैर नहीं टूटे हैं, तुम ये सब काम खुद कर सकती हो। सविता अब ये सब सुनकर चुप हो जाती है। उसको अपनी बहू याद आती है कि कैसे वो दिन भर काम करने के बाद भी थक जाती थी, लेकिन उफ तक ना करती थी। कोई भी काम कहती थी, चुपचाप कर लेती थी बेचारी। सुनिए जी, आज मन बहुत उदास है। क्या हुआ सविता? तुम इतनी उदास क्यों हो और इतनी तबीयत खराब क्यों लग रही है? तबीयत तो खराब लगेगी ही जी। आज मैंने घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन सब। क्या घर का काम तुमने किया? गीता कहाँ गई? वो नहीं कर सकती थी काम? अरे वो तो मुझसे जुबान लड़ा रही है, कहती है घर का काम मैं नहीं कर सकती, मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ। तुम काम करना है तो खुद करो या फिर नौकर लगा लो। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ जी। मैं भी देख रहा हूँ, मुरली और चंपा के जाने के बाद उसका भी रंग तेवर अलग हो गया है। कल मैं बहुत खांस रहा था, मैंने उससे पानी मांगा तो बोली तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम जाके पानी ले लो, मैं यहाँ फोन चला रही हूँ। जी हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वो बहुत बदल चुकी है। शायद उसने ही हमें हमारे बहू और बेटे के खिलाफ भड़काया है। हाँ, चंपा बहू हमेशा काम करती थी, कभी उफ तक ना करती थी। सुबह से लेके रात तक दिन भर वो बेचारी खटती ही रहती थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रात में मेरे पैर भी दबाती थी। मैंने उसकी जैसी लड़की कहीं नहीं देखी और मैंने उसका अपमान किया, उसको हमने घर से निकाल दिया। जी हाँ, मुझे भी अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम अपने बहू और बेटा से माफी मांगकर उनको घर पे ले आएंगे और हम सब मिल बांट के रहेंगे। और गीता को इस घर से जाना होगा, उसको हम उसके ससुराल विदा कर देते हैं। रमेश और सविता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटा बहू से माफी मांगकर उनको घर वापस ले आते हैं और सब मिलजुल कर ही रहते हैं। गीता और रमेश अपने बेटा बहू को घर लाकर बहुत खुश होते हैं। अब पूरा परिवार सुख से रहता है। सविता अपने घर जा चुकी होती है। दोस्तों, हमें ये कहानी से ये सीखना चाहिए कि परिवार में हमेशा जुड़कर रहना ही में ही भलाई है। साथ रहते हैं तो कोई भी कष्ट हो हम मिल बांट कर सह सकते हैं। अलग रहकर हम कुछ नहीं हासिल कर पाते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके पास ला सकें।